Hello students, this is the first part of the chapter Sectors of Indian Economy. स्टूडेंट बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉटन का कल्टीवेशन लीजिए। इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन, तो इसका कल्टीवेशन जो है हम एक सीज़न में ही कर सकते हैं। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर। हम अगर बात करते हैं कॉटन प्लांट की ग्रोथ की, तो हम डिपेंड करते हैं मेनली किस चीज़ पर मतलब मेनली हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। एंटायरली हम नहीं कह सकते हैं कि क्रॉप कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए हमें इनकी ही ज़रूरत है। जैसे रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। तो कॉटन एक तरीके का नेचुरल प्रोडक्ट है, आपका नेचर से मिला हुआ है। सिमिलरली उसी तरीके से अगर हम डेयरी की एक्टिविटी की बात करते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, तो हम एक तरीके से जानवरों पे डिपेंडेंट होते हैं कि जानवरों का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, उनको जो हम खाना पानी दे रहे हैं, फॉडर दे रहे हैं, चारा दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें पता है कि वो कितना हमें प्रोडक्ट मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को हम जो है मिल सकता है हमें जानवरों से, या और जो हम जानवरों का यूज़ करते हैं। द प्रोडक्ट हियर मिल्क ऑल्सो इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट, तो एक तरीके से जो दूध मिल रहा है जानवरों से वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है। मिनरल्स एंड ओर, जो मिनरल्स हैं, ओर्स हैं, ये सब भी आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो जब भी हम कह सकते हैं कि कोई भी सामान अगर हम किसी नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके उसका इस्तेमाल करके बनाते हैं, तो वो एक्टिविटी आपकी प्राइमरी सेक्टर की कहलाई जाती है। वाई, क्यों इसको प्राइमरी हम कहते हैं? क्योंकि इसका जो बेस होता है, दिस इज बिकॉज इट्स फॉर्म द बेस फॉर ऑल द अदर प्रोडक्ट। मतलब जो इसका जो प्रोडक्ट है, जो बेसिक जो प्रोडक्ट हमें मिलता है प्राइमरी सेक्टर से, वो दूसरे सेक्टर के लिए रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कॉटन का, तो कॉटन एक आपका नेचुरल रिसोर्स है और नेचुरल प्रोडक्ट है। इसका इस्तेमाल लेकिन कहाँ होता है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। अगर हम बात करें डेयरी की, डेयरी प्रोडक्ट डेयरी अगर हम बात करते हैं एक्टिविटी रिलेटेड विद डेयरी, तो इसका भी हम दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि मिल्क और से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, तो वो मिल्क का यूज़ करती हैं। तो जो भी गुड हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को प्राइमरी सेक्टर में लाया जाता है। इसे हम एग्रीकल्चर और सेक्टर भी कहते हैं। नंबर 2 है आपका सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर हर वो एक्टिविटी को कवर करता है जिसमें कि हम प्रोडक्ट के फॉर्म को चेंज कर देते हैं, उसके आकार को हम कह सकते हैं हम चेंज कर देते हैं बाय द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस का इस्तेमाल करके। नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक नेचुरल प्रोडक्ट का आकार, उसका रूप चेंज कर देते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से, तो उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। और ज़्यादातर ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ होती हैं? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में आती हैं। इसमें हम प्रोडक्ट को डायरेक्टली नहीं प्रोड्यूस करते हैं नेचर के द्वारा, लेकिन हाँ, नेचर से रिलेटेड चीज़ों का इस्तेमाल करके हम एक नया सामान बना लेते हैं। इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। तीसरा सेक्टर है स्टूडेंट टर्शरी सेक्टर। इस सेक्टर में स्टूडेंट्स हम कोई सामान को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन हम इसमें एक्टिविटीज़ डेवलप करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं और सर्विस देते हैं। मतलब बाय देमसेल्फ दे डू नॉट प्रोड्यूस, मतलब हम इसमें कोई सामान तो नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बट लेकिन दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेकिन ये एक तरीके से ये सेक्टर जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी को पूरा करने में मदद करता है और बाकी सेक्टर्स को डेवलप करने में ये सेक्टर मदद करता है। इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे एक्टिविटी हो गई आपकी बैंकिंग की, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्ट की, स्टोरेज की, तो ये सब किस में आएगा? आपका सर्विस सेक्टर में आएगा। और एटीएम बूथ हो गए, कॉल सेंटर हो गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, तो ये सब आपका सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में आता है। तो 3 सेक्टर हैं आपके: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। सेकेंड टॉपिक, कंपेयरिंग द 3 सेक्टर। अब हमें अगर तीनों सेक्टर को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर को कंपेयर करना है तो कैसे किया जाएगा? हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड एंड सर्विस एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर? हम कैसे काउंट करेंगे कि अलग अलग सेक्टर में कितना सामान बना है, कितनी सर्विसेज हैं और हर सेक्टर ने कितना प्रोडक्शन किया है? स्टूडेंट्स, बुक में एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, पहले हम उस एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये दिया गया है कि अगर 10,000 kg ऑफ वीट है और आप उसको 8 पर kg, 8 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से आप उसको सेल आउट कर रहे हैं,
तो वैल्यू क्या हो गई अनाज की? 80,000 रुपी। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट ऑफ 10 पर कोकोनट विल बी 50,000। उसी तरीके से 5,000 कोकोनट की वैल्यू 10 रुपये के हिसाब से 5,000 होगी। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस इन द थ्री सेक्टर आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप। इसी तरीके से जैसे हमने ये जोड़ा है, ये निकाला है, इसी तरीके से हर सेक्टर के गुड और सर्विस की वैल्यू निकाली जाती है, कैलकुलेट की जाती है और फिर एडअप कर दी जाती है। रिमेंबर, आपको ये याद रखना है, देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक। आपको एक प्रिकॉशन, एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी। हर सामान, हर सर्विस जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा है और सोल्ड किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड एंड सर्विस। हम सेंस की बात कर रहे हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं कि हमें किन प्रोडक्ट को, हमें किन गुड्स को ऐड करना है। फाइनल गुड और सर्विस को हम ऐड करते हैं। हर सेक्टर का फाइनल गुड और सर्विस को ऐड किया जाएगा, तब टोटल प्रोडक्शन हमें पता चलेगा कि हर सेक्टर ने कितना दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बुक में आपको एग्जाम्पल दिया है, एक कोई फार्मर है और वो एक आटा बनाने वाली मिल को 8 रुपये पर केजी के हिसाब से अपना अनाज बेचता है। मिल उस आटे को ग्राइंड करती है, पीसती है और सेल द फ्लोर, और आटे को बिस्कुट कंपनी को 10 रुपये केजी के हिसाब से बेच देती है। बिस्कुट कंपनी उस आटे का इस्तेमाल करती है, उसमें शुगर, शक्कर डालती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। फिर इन बिस्कुट के पैकेट को मार्केट में 60 रुपये के हिसाब से बेचती है, मतलब 15 रुपये पर पैकेट। 4 पैकेट थे तो 60 रुपीज़ में बेच देती है। तो हम बिस्कुट जो मार्केट में बिका, फाइनल गुड, द गुड डैट रीच द कंज्यूमर, जो सामान कंज्यूमर के हाथ में पहुंचा, इस बिस्कुट को फाइनल गुड कहेंगे। हम ये जो बीच में आटा लगा, ये जो शक्कर लगी, ये ऑयल लगा, ये सब हम नहीं ऐड करेंगे। ये हमारा फाइनल गुड नहीं है। फाइनल गुड क्या है? जो सामान आपका फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचा। नाउ अब हम ये कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि हम फाइनल गुड को क्यों ऐड करते हैं, इसको क्यों काउंट किया जाता है। इंटरमीडिएटरी गुड आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड एंड सर्विस। इंटरमीडिएटरी गुड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, वो सामान, वो गुड्स, वो चीज़ें जो कि आपका फाइनल गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे बिस्कुट बनाने के लिए हमने आटे का इस्तेमाल किया, शक्कर का इस्तेमाल किया, तो वो क्या है? इंटरमीडिएटरी गुड है। और फाइनल गुड क्या था हमारे हाथ में? बिस्किट। तो एक तरीके से द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड। तो अगर हम फाइनल गुड की वैल्यू निकालते हैं तो उसमें तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू तो अपने आप जुड़ जाती है। तो हम 2 बार काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, 2 बार काउंटिंग नहीं की जाएगी। द वैल्यू ऑफ 60 फॉर बिस्किट ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्लोर। तो 60 रुपये के बिस्कुट में जो फाइनल गुड था, उसमें तो आटा जो 10 रुपये का था वो तो पहले ही जुड़ गया। तो एक तरीके से डबल काउंटिंग नहीं की जाती है, 1 बार काउंटिंग की जाती है। इसीलिए फाइनल गुड को हम सर्विस को इंक्लूड करते हैं। ना फाइनल गुड क्या है? फाइनल गुड एंड सर्विस का मतलब है हर सेक्टर में जितना भी गुड और सर्विस प्रोड्यूस किया गया है एक साल में, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, किसी भी साल में, तो वो हमें क्या देता है? वो हमें बताता है कि हर सेक्टर में हर साल कितना प्रोडक्शन हुआ। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर, तो तीनों सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, तीनों भी सेक्टर में, वो हमें क्या देगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो किसी भी पर्टिकुलर ईयर में किसी भी कंट्री के द्वारा तीनों सेक्टर्स में कितना भी गुड प्रोड्यूस किया गया है, सर्विस प्रोड्यूस की गई है, हमें उससे क्या मिलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। नाउ हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर। देखिए, अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स तीनों सेक्टर्स में काफ़ी बदलाव आ चुका है। जब इंडिया आज़ाद हुआ था, हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी प्रायोरिटी क्या थी? प्राइमरी सेक्टर था, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग डिपेंडेंट थे अपनी लाइवलीहुड के लिए। लेकिन जैसे जैसे मेथड्स ऑफ फार्मिंग करने के, एग्रीकल्चर के चेंज हुए, वैसे वैसे इस सेक्टर ने काफ़ी ग्रोथ करी। नेक्स्ट हमारा थोड़ा और साल जब बीते, तब हमने एक दूसरे सेक्टर को देखा, उसने भी ग्रोथ की, वो थी हमारी सेकेंडरी सेक्टर। नए नए मैन्युफैक्चरिंग के तरीके आ चुके थे, नई नई फैक्ट्रियाँ आ चुकी थीं और काम करने के तरीके बदल रहे थे। तो धीमे धीमे सेकेंडरी सेक्टर ने भी स्लोली स्लोली अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी उसकी इम्पोर्टेंस पता चली, जिसकी वजह उससे क्या हुआ? टोटल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा, लोगों की लिए रोज़गार बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों में बात करें कि वो कौन सा सेक्टर है जिसने काफ़ी
काफ़ी उसने चेंजेस आए हैं या काफ़ी डेवलपमेंट आया है, वो है हमारा सर्विस सेक्टर। The service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people also employed in the service sector. ज़्यादातर वर्किंग पीपल जो होते हैं, वर्क करने वाले लोग जो होते हैं, वर्किंग क्लास जिसे कहा जाता है, वो इसी सेक्टर में काम करता है, सर्विस सेक्टर में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। ये सेक्टर जो टर्शियरी सेक्टर है, ये हमारे इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कुछ तो कारण होगा कि ये सेक्टर इतना ग्रोथ कर रहा है, इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। पहला, देखिए, हर कंट्री को स्टूडेंट कुछ सर्विस चाहिए होती है उसको। हर कंट्री को, हर देश को हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल कॉलेजेस चाहिए, पुलिस स्टेशन चाहिए, कोर्ट चाहिए, बैंक चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब चाहिए, क्योंकि ये किसी भी देश को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये सारी जो है बेसिक सर्विस मानी जाती हैं। तो इंडिया जैसे देश में जो डेवलप कर रहा है, तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारी सर्विस अपने देश के लोगों को दे, इसीलिए सारी सर्विस दे। तो ये जो जितने भी नाम हैं, ये क्या है? ये आपके सर्विस सेक्टर में आते हैं। बैंक, इंश्योरेंस, मल्टीपल कॉरपोरेशन, और ये सब आपका किस में आता है? टर्शरी सेक्टर में आता है। और ये ज़रूरत हमारे देश को है, इसीलिए ये सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है? सर्विस सेक्टर में भी डेवलपमेंट होता रहता है। जितना आपका प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्ड होता जाएगा, उतनी ही ज़्यादा सर्विस की डिमांड आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, उसमें हमने कोई खेती की और बहुत सारा अनाज हमारे पास आ गया, अब हमको उसको मार्केट तक ले जाना है, तो हमें सर्विस चाहिए। हमें हमें रोड की सर्विस चाहिए कि उस सामान को वहाँ से लेके मार्केट तक कोई लेके जाए, वैन्स, ट्रक में। तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, वो किस सेक्टर में आता है? सर्विस सेक्टर में आता है। सिमिलरली, सेकेंडरी सेक्टर में किसी भी तरीके का प्रोडक्शन अगर होता है, कोई सामान बनाया गया है, तो उसको फाइनल इंडस्ट्री से निकाल कर मार्केट तक ले जाने का काम भी कौन करेगा? टर्शरी सेक्टर करेगा। थर्ड, तीसरा कारण क्या है टर्शरी सेक्टर का बढ़ने का? कि लोगों की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, तो लोगों की ज़िंदगी जीने के तरीके भी बदलते हैं। लोग ज़्यादा बाहर खाना खाने लगते हैं, टूर करते हैं, शॉपिंग करते हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल चाहिए, प्राइवेट स्कूल चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। तो ये सब किसका काम है? टर्शरी सेक्टर का है, इसलिए भी ये सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है। फोर्थ और चौथा कारण क्या है? चौथा कारण ये है कि एक नई तरीके की सर्विस हमें मिल गई है, वो है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, ये कुछ सामान नहीं बनाता है, ये भी क्या देते हैं? सर्विस देते हैं। तो डैट इज़ वाई दीज आर द फॉलोइंग रीजन जिनकी वजह से आपका टर्शरी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री, हमारे देश में ज़्यादातर हाफ ऑफ द वर्कर्स जो हैं, वो कहाँ वर्क कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। एंड प्रोड्यूसिंग ओनली अ क्वार्टर ऑफ द जीडीपी, और जीडीपी का एक चौथाई पार्ट ही कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जीडीपी में। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस थ्री फोर्थ। तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, तो हमारे जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का योगदान कम है और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का योगदान ज़्यादा है। Produces three fourth of produce, whereas they employ less than half of the people. Does this mean that the workers in the agriculture are not producing as much as they could? तो क्या ये कहना सही होगा कि जितना एग्रीकल्चर के वर्कर्स प्रोड्यूस उतना नहीं कर पा रहे हैं, जितना कि आपके दूसरे सेक्टर्स के लोग काम कर रहे हैं? इसका एक आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना ज़्यादा लोग उसमें काम कर रहे हैं, तब भी उसकी जीडीपी कम क्यों है? इसका जीडीपी में योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का कम क्यों है? इसके बहुत से रीजंस आप लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में फार्मर्स को सारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उनको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं मिलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेथड्स उनको नहीं सिखाए जाते हैं, चीप क्रेडिट नहीं दिया जाता है, और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग नहीं होती है। अब ज़्यादातर फार्मर्स जो होते हैं अनएडुकेटेड होते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं होती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी खास उनको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। तो दीज आर द सर्टेन रीज़न जिनकी वजह से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग काम तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन तब भी एग्रीकल्चर का जीडीपी में जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। What it mean is that there are more people in agriculture than is necessary. तो क्या ये कहना गलत होगा कि जितने लोगों की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में, उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं।
वर्कर इन एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। इसमें एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है स्टूडेंट। एग्जाम्पल में आपको ये बताया गया है कि एक फार्मर है लक्ष्मी, और उसकी 2 हेक्टर की एक लैंड है, अनइंटीग्रेटेड लैंड डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन। मतलब तो लक्ष्मी इतनी गरीब है कि उसको अपने लैंड के ऊपर जो वो काम करती है उसमें जो पानी की ज़रूरत होती है वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, बारिश पे डिपेंडेंट है। और वो कुछ क्रॉप्स को ग्रो करती है जैसे ज्वार है, अरहर है। और उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, और ये पांचों मेंबर्स जो हैं प्लॉट के ऊपर, उसकी लैंड के ऊपर पूरे साल काम करते हैं। दे हैव नाउ वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। यू विल सी डैट एवरी वन इज वर्किंग, नन रिमेन आइडल। आपको तो ऐसे ही लग रहा है कि ये पांचों लोग काम कर रहे हैं। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुली एम्प्लॉयड। पांचों लोग काम कर रहे हैं लैंड के ऊपर, लेकिन क्या वो पूरा काम कर रहे हैं? दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये किस तरह की सिचुएशन है? ये सिचुएशन है आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट की। कि जैसे उसका मतलब क्या है कि जहाँ हमें देखने में तो लगता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। दे आर वर्किंग बट आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। और इस तरीके के अंडर एम्प्लॉयमेंट को स्टूडेंट्स हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये छुपा होता है, हमें दिखाई नहीं देता है। देखने में हमें लग रहा है कि लक्ष्मी के घर में 5 लोग हैं, पांचों लोग लैंड पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, हैंस इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक तरीके से ये हिडन होता है, छुपा होता है, और इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे तो पर्सन के पास एक जॉब है, क्लियरली दिख रहा है हमें, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड भी नहीं है, लेकिन वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है। तो इसको हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम कम एंड हायर 1 or 2 मेंबर ऑफ द फैमिली टू वर्क ऑन हिज लैंड। अब इसमें एक एग्जाम्पल और दिया है कि अब उसी फैमिली से, जो लक्ष्मी जिसमें उसकी 5 फैमिली थी, उसी फैमिली में एक ज़मींदार आता है सुखराम, और वो उसकी फैमिली के 2 मेंबर्स को हायर कर लेता है काम करने के लिए कि वो मेरी लैंड पे आके काम करो। लक्ष्मी की फैमिली अब ज़्यादा इनकम अर्न कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसके 2 मेंबर्स फैमिली के किसी और लैंड पे काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि पहले तो वही पांचों लोग एक ही लैंड पे काम कर रहे थे, उतना ही प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन अगर उसमें से 2 लोग हटा भी दिए गए और 3 लोग काम कर रहे हैं, तब भी लैंड पे काम हो रहा है, प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। और जो वो तो एक्स्ट्रा लोग थे उनको किसी दूसरी जगह भेज दिया गया, वो वहां से अर्न कर रहे हैं। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स। इसी तरीके से बहुत लाखों फार्मर्स ऐसे इंडिया में हैं लक्ष्मी ही की तरह। दिस मीन डैट इवन इफ़ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत सारे लोगों को हटा दें एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, और उनको किसी दूसरी जगह काम दिलवा दें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन पे कोई भी असर नहीं आएगा। द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज। तो जो लोग उस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी इनकम इंक्रीज ही होगी, कम नहीं होगी। दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।